हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर पावर शेयरिंग। यहाँ पर पावर का मतलब होता है स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, और शेयरिंग का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना यानी कि बांटना, यानी कि ताकत को अपने बांट देना। तो इसी चैप्टर में हम जानेंगे कि कैसे पावर शेयर होती है, डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, और भी बहुत जगह बेनिफिट्स हैं। आइए चैप्टर में जानते हैं। तो पहले बात करते हैं जियोग्राफी ऑफ बेल्जियम की। अगर हम बेल्जियम का जियोग्राफिकल एरिया देखें तो बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है जो कि लोकेटेड है वेस्टर्न यूरोप में ही। और जो आपका बेल्जियम है यह इन देशों से घिरा हुआ है, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, फ्रांस। और बेल्जियम की पॉपुलेशन की बात करें तो 1 करोड़ से भी कम है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा कि हरियाणा की आधी पॉपुलेशन बेल्जियम में रहती है। अपनी अगली टॉपिक है एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। यहाँ पर एथनिक का मतलब है कि भाषा, मतलब कि भाषाओं का कॉम्पोजिशन कैसा है बेल्जियम में। आइए जानते हैं। अगर आप यह वाला रीजन देखें तो यह एक फ्लैमिश रीजन है जहाँ पर 59% पॉपुलेशन डच लैंग्वेज का प्रयोग करती है, यानी डच लैंग्वेज बोलती है। अगर वही आप दूसरी तरफ नजर डालें तो यह वाला जो रीजन है यह आपका वालोनिया रीजन है। यहाँ पर जो छोटा सा पार्ट आप देख रहे हैं, यहाँ पर 1% जनता जर्मन भाषा बोलती है। अब आप यहाँ पे जो छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं यह बल्कि कुछ और नहीं बल्कि यह बेल्जियम की कैपिटल है जिसका नाम ब्रसेल है। अगर हम ब्राजील में देखें तो यहाँ पर 2 भाषा बोली जाती है। यहाँ पर 80% पॉपुलेशन फ्रेंच स्पीकिंग है, जहाँ पर 20% पॉपुलेशन डच स्पीकिंग है। अगर इसको हम मेजोरिटी में कंपेयर करें, बेल्जियम में आप देख सकते हैं कि जो डच लैंग्वेज है ये मेजोरिटी में है। मेजोरिटी का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा। और वही दूसरी साइड ब्राजील में देखा जाए, यानी कि कैपिटल ऑफ बेल्जियम में देखा जाए, जो मेजोरिटी में है वो आपकी फ्रेंच लैंग्वेज है। ये सब तो ठीक था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी बेल्जियम में, आइए जानते हैं। जो आपके यहाँ पर फ्रेंच कम्युनिटी थी वो रिच एंड पावरफुल थी, यानी कि सब कुछ बेनिफिट्स उन्हीं को मिलता था। और यहाँ पे जो डच कम्युनिटी है उनको बेनिफिट्स मिलता था, एजुकेशन और कोई भी डेवलपमेंट हो, लेकिन सबसे पहले फ्रेंच कम्युनिटी को, उसके बाद ही डच कम्युनिटी को दिया जाता था। इन्हीं सब की वजह से जो डच है वो लोग अपोज करने लगे फ्रेंच कम्युनिटी के ऊपर। अपनी अगली टॉपिक है जियोग्राफी ऑफ श्रीलंका। अगर इसकी जियोग्राफिकल एरिया के बारे में बात करें तो यह जो श्रीलंका है यह साउदर्न नेबर है इंडिया का, यानी कि पड़ोसी है अपने इंडिया का। यह एक आइलैंड नेशन है और यह सिचुएटेड है 5 किलोमीटर ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु। अब इसकी एथनिक कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें, यानी कि भाषाओं का कॉम्पोजिशन कैसा है श्रीलंका में, आइए जानते हैं। यहाँ पर 74% पॉपुलेशन जो है वो सिन्हाला स्पीकर्स यानी कि सिन्हाला भाषा बोलती है, और वही 18% पॉपुलेशन तमिल स्पीकर है, यानी कि तमिल लैंग्वेज बोलती है। इसी 18% पॉपुलेशन में से जो 13% पॉपुलेशन है वो श्रीलंकन तमिल है, यानी कि जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं। और जो बचे हुए 5% हैं वो इंडियन तमिल्स हैं। इंडियन तमिल्स कौन है? ऐसे तमिल जिनके फोर फादर्स इंडिया से आते हैं प्लांटेशन वर्कर के लिए और वही यहीं पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो यह इंडियन तमिल्स कहलाते हैं। सिंपल शब्दों में समझाऊं तो जो इंडिया में तमिल बोलने वाले लोग हैं ये श्रीलंका में आते हैं और शिफ्ट हो जाते हैं, तो इसी को इंडियन तमिल बोला जाता है। मैं होप समझ आया होगा। लगे हाथ श्रीलंका के रिलीजियस कॉम्पोजिशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो सिन्हाला स्पीकर है वो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, जो आपके तमिल स्पीकर हैं वो फॉलो करते हैं हिंदू मुस्लिम यानी कि दोनों। और यहाँ पे जो 7% क्रिश्चियन लोग हैं वो बोलते हैं तमिल और सिन्हाला। यहाँ पर भी ये सब ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है श्रीलंका में? यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि जो यहाँ पर सिन्हाला स्पीकर है यह मेजॉरिटी में है और यह डोमिनेट करते हैं तमिल स्पीकर, यानी कि तमिल स्पीकर कम है और जो यहाँ पर सिन्हाला लोग ज्यादा हैं तो यह डोमिनेट यानी कि उनको दबाते हैं। अपनी अगली टॉपिक है मेजॉरिटिनिज्म इन श्रीलंका। मेजॉरिटिनिज्म का मतलब होता है कि जो आपकी मेजॉरिटी कम्युनिटी है वही कंट्री में रूल करवा सकती है या फिर कर सकती है, और जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनकी बातों को डिसरिगार्ड किया जाए, यानी कि उनकी बातों को ना सुना जाए, सिर्फ मेजॉरिटी कम्युनिटी का ही बातें सुना जाए। मैं अगर सिंपल शब्द में समझाना चाहूँ, जो ज्यादा मात्रा में है उन्हीं की बातें सुनी जाएगी, जो कम मात्रा में उनकी बातें नहीं सुनी जाएगी। आते हैं टॉपिक पे। श्रीलंका इंडिपेंडेंट होता है इन 1948 में। यहाँ पर इंडिपेंडेंस के बाद एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इलेक्ट कराया जाता है। यह जो गवर्नमेंट बनी यह मेजॉरिटी गवर्नमेंट रूल को फॉलो करती थी, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे लोग सिन्हालास थे, यानी कि सिन्हाला लोगों की ही बातें सुनी जाती थी। और आज़ादी के 8 साल बाद यानी कि 1956 में एक एक्ट को पास किया गया जिसमें सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी और बनाई, उसमें बताया कि सिन्हाला लोग ही सिर्फ एप्लीकेंट होंगे जॉब एंड एजुकेशन के लिए, यानी कि जितनी भी राइट्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं, ये सब लोग सिन्हालीज लोग उठाएंगे, और जो बगल में बैठे तमिल लोग हैं उनको कोई भी जॉब या एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। साथ ही साथ यह भी बोला गया कि प्रोटेक्ट और प्रमोट करो बुद्धिज्म को,
इस एक्ट को पास करने के बाद तमिल पर क्या बीती होगी, तो आइए जानते हैं। सो अपनी टॉपिक है इम्पैक्ट ऑन तमिल इन श्रीलंका। दे फेल्ट अलाइनेटेड, यानी कि अपने को अकेला महसूस करने लगे। उन्हें यह भी लगने लगा था कि जो बुद्धिज्म के सिन्हाला पॉलिटिकल लीडर हैं वो उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देंगे लैंग्वेज और उनके कल्चर पर। उनके साथ डिसरिस्पेक्ट किया जाता था लैंग्वेज और उनके कल्चर पर। इनको कोई भी इक्वल राइट्स जॉब और एजुकेशन में नहीं दी जा रही थी। इतना सब हो रहा था तमिल लोगों के साथ, तो तमिल तो चुप बैठेंगे नहीं। तो तमिल ने कैसे रिएक्ट किया, आइए जानते हैं। जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन लोगों ने पार्टीज को लॉन्च किया। इसमें तमिल लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया। रिकॉग्नाइज का मतलब कि मान लिया गया कि जो तमिल है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन जॉब एंड एजुकेशन, मोर रीजनल ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का मतलब पावर। उसी के बाद 1980s में डिमांड की गई कि सेपरेट करो तमिल एलम को। एलम का मतलब यहाँ पे स्टेट है। इसके बाद रिजल्ट यानी कि आउटकम्स ऑफ टेंशंस क्या मिले। इट लेड टू सिविल वॉर इन श्रीलंका, यानी कि इसके कारण सिविल वॉर हो चुकी थी श्रीलंका में, जहां पर हजार लोग दोनों तरफ से मारे गए थे। और इस सिविल वॉर को एंड किया गया 2009 में। अपनी नेक्स्ट टॉपिक है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम लीडर कहीं ना कहीं समझ गए थे कि इनको रिस्पेक्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं सबको देखते देखते 1970 टू 1993 कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार चेंज किया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज थे उसको 4 बार चेंजेस किया गया। क्यों चेंज किया गया? क्योंकि यहाँ पर फिर से कोई भेदभाव ना हो, किसी को कोई ऑपरेस डोमिनेट ना करे, इस वजह से इसको 4 टाइम्स चेंज किया गया। बेल्जियम में कौन से एकोमोडेशन किए गए? एकोमोडेशन का मतलब होता है कि एडजस्ट करना। यहाँ पर नंबर ऑफ डच स्पीकिंग इज इक्वल टू फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर कर दिया गया। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेकर स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दी गई, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट आंसरेबल नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट को। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट से इसको कुछ भी लेना देना नहीं रहेगा। वही हमारे ब्राजील में नंबर ऑफ फ्रेंच स्पीकिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ डच स्पीकिंग मिनिस्टर कर दिया गया। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट भी किया गया, यानी कि ऐसे लोग को इलेक्ट किया जाए जो पीपल्स एक लैंग्वेज या फिर एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, जैसे कि डच, जर्मनी, फ्रेंच। अपनी नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इससे पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं बेल्जियम और श्रीलंका में। बेल्जियम ने क्या किया कि उसने अपनी पावर को डिवाइड कर दिया, वही श्रीलंका ने अपनी पावर को डिवाइड नहीं किया। जहां पर बेल्जियम में सब लोग हंसी खुशी रहने लगे, वही श्रीलंका में कोई मर रहा है, कोई क्या कर रहा है, किसी को मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया गया था। तो यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस किया, यहाँ पे पावर को डिवाइड किया गया, यानी कि पावर को शेयरिंग किया गया, जिससे बहुत सारे बेनिफिट्स हुए। तो अपनी अगली टॉपिक है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। इसको 2 रीजंस में डिवाइड किया गया है। पहला प्रूडेंशियल रीजन, दूसरा मोरल रीजन। इट रिड्यूस द कन्फ्लिक्ट अमॉन्ग सोशल ग्रुप्स, यानी कि ये सामाजिक समूह में विवादों को कम करता है। इट मेंटेन पीस एंड स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। वही दूसरी तरफ आपका मोरल रीजन स्प्लिट करता है डेमोक्रेसी को। अब बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में। कुछ लोगों के गलत आइडियाज थे पावर शेयरिंग के बारे में। ये लोग ऐसा मानते थे कि अगर पावर डिवाइड हो गई तो कंट्री वीक हो जाएगी। या लोग ऐसा मानते थे कि जो पावर है एक हाथ में रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा कंट्री के लिए। पावर को हॉरिजॉन्टली शेयर किया जाता है, इट्स मीन हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। यहाँ पर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट होती है, सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ये जितनी भी ऑर्गन्स हैं ये सभी लोग आपस में इंटरडिपेंडेंट होती है। ये हमेशा चेक करती रहती हैं कि किसी ऑर्गन के पास कहीं अनलिमिटेड पावर तो नहीं आ गई या फिर इस पावर का मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं, यानी कि आपस में ही चेक करते रहते हैं और बैलेंस बनाए रखते हैं। इस वजह से इसको बोला जाता है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। और पावर को वर्टिकली भी शेयर किया जाता है, इट्स मीन वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। यहाँ पर पावर को शेयर की जाती है डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट पर। यहाँ पर 3 तरीके की गवर्नमेंट होती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, अपनी सरकार होती है यानी कि देश की सरकार होती है, और दूसरी स्टेट गवर्नमेंट होती है यानी कि राज्य की सरकार, और थर्ड लोकल गवर्नमेंट होती है यानी कि अपनी विलेज की सरकार या ब्लॉक की सरकार, या सिंपल वर्ड में बोले जो लोकल एरिया की सरकार होती है वह लोकल गवर्नमेंट होती है। और पावर को शेयर किया जाता है अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में। साथ ही साथ पावर को शेयर किया जाता है अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप के बीच में। और आपका चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर सकते हैं, जो कि नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हम मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियोस में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।